कोल इंडिया में एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है मैनेजमेंट ट्रेनिंग की। हम इस वीडियो में जो कोल इंडिया की वैकेंसी आई है उसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो कोल इंडिया में वैकेंसी आई है उसके उन्होंने मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए जो पोस्ट निकाला है, इसमें उन्होंने उसकी एज लिमिट क्या रखी है, उनका सिलेबस क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है और कुल कितनी सीटें आई हैं। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई है कोल इंडिया में। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कोल इंडिया में जो वैकेंसी आई है वो आई है मैनेजमेंट ट्रेनिंग की, और वो है बेसिकली E1 ग्रेड के लिए। ठीक है। और इसकी जो फॉर्म फिलिंग की डेट होगी वो होगी 12 मई से, यानी कि 12 मई से इसकी जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो शुरू होगी। और जो इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का वो है 11 जून 2026। तो ये हो गई फॉर्म ओपनिंग डेट और ये हो गई फॉर्म की क्लोजिंग डेट, यानी 11 जून को ये इस फॉर्म का लास्ट डेट है। ये जो एग्जाम होगा वो बेसिकली ऑफलाइन मोड में नहीं होगा, ये होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है। तो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा इस एग्जाम को ऑर्गेनाइज कराने के लिए। अब अगर हम बात करें कि इसमें जो है कौन कौन से ब्रांच के लिए वैकेंसी निकली है, तो ये निकली है सिविल वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, मैकेनिकल वालों के लिए, सिस्टम, ईएनटी, जियोलॉजी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, राजभाषा और कंप्यूटर नेटवर्क वालों के लिए। ठीक है। और इसमें जो अगर हम पासिंग परसेंटेज की बात करें तो वो होगा सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, और बेसिकली आप ये कहें कि जो बीटेक वाले हैं उनकी जो पासिंग परसेंटेज है वो है 60% की। ठीक है। यानी कि आपके पास डिग्री होना चाहिए, वो होना चाहिए 60% मार्क्स में आपके आने चाहिए। अगर आप राजभाषा की बात करिएगा, ठीक है, तो उसमें आपका जो एमए है वो होना चाहिए हिंदी से, और इसमें आपके आने चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स। और उस साथ ही साथ आपके ग्रेजुएशन में भी हिंदी और इंग्लिश जो है वो मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, और साथ ही में इसमें आने चाहिए आपके 50% मार्क्स। ठीक है। तो ये बात हो गई राजभाषा की। वही अगर हम बात करें इसकी फिर कंपनी सेक्रेटरी की, तो इसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन के साथ। ठीक है। और ये कह रहे हैं कि उसमें भी आपका ये जो प्रेफरेंस है वो दिया जाएगा जिन्होंने कभी भी किसी लिस्टेड कंपनी में काम किया होगा। ठीक है। उसको उसमें कंपनी सेक्रेटरी का जो पोस्ट होता है वो बेसिकली एक एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। आईसी ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट हैविंग एक्वायर्ड कंपनी सेक्रेटरी क्वालिफिकेशन। तो आपके पास कंपनी सेक्रेटरी का एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उस बेस पे फिर आप इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो ये बात हो गई क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की। तो देखिए, ये जो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और बीटेक वालों की डिग्री है उनमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। बाकी अगर आपकी राजभाषा है तो उसमें आपका एमए होना चाहिए 60% के साथ, और ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। और उसमें जो आपका हिंदी और इंग्लिश है वो एक मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आगे। ये कह रहे हैं कि डिग्री अगर आपने ले रखी है किसी भी ऑनलाइन के थ्रू, तो बेसिकली जो नॉन टेक्निकल डिसिप्लिन है उसमें अगर आपने डिग्री किसी भी तरीके से ले रखी हो, जैसे कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कर रखा हो, तो वो भी यहाँ पे वैलिड होगा। ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि आप अपेयरिंग कैंडिडेट हैं, ठीक है, अगर आप एक अपेयरिंग कैंडिडेट हैं तो आप इस केस में भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते ये है कि आपके पास जो क्वालिफिकेशन की डिग्री है वो 31 अगस्त 2026 तक आपके पास होनी चाहिए। तो क्योंकि और अगर आपके पास जैसे कि आप अगर आप अपेयरिंग कर रहे हैं तो उस वक्त जब फॉर्म भरोगे तो उसमें जो आपने मार्कशीट अपलोड करना होगा, जो भी आपके पास लेटेस्ट ईयर और सेमेस्टर का मार्कशीट होगा वो वहाँ पे आप अपलोड करोगे। ठीक है। ये फिर क्लासिफिकेशन, ये बस डिसिप्लिन की बात हो रही है कि कौन कौन से डिसिप्लिन, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तो आपके पास इस तरह की डिग्री होनी चाहिए, उसकी बात हो रही है पेज नंबर 3 पे। अब बात कर लेते हैं हम टेंटेटिव वैकेंसी की। अगर हम वैकेंसी की बात करें तो देखिए, सिविल में जो है वो टोटल वैकेंसी जो फ्रेश वैकेंसी है वो 174 है, बाकी ये 4 बैकलॉग है, इसके वजह से यहाँ पे 178 दिख रहा है। तो अगर हम सिविल में बात करें तो 72 जनरल सीट्स के लिए है, 17 ईडब्ल्यूएस के लिए है, एससी के लिए 26 सीटें हैं, एसटी के लिए 13, और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 46 है। तो जो फ्रेश वैकेंसी है वो सिविल में 174 है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल के लिए जो फ्रेश वैकेंसी है वो 2 सीटें हैं। मैकेनिकल के लिए अगर हम बात करें तो जो फ्रेश सीटें हैं वो 145 सीटें हैं। और वहीं हम सिस्टम की बात करें तो 43 सीट्स हैं। और फिर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो 38 सीट्स हैं। जियोलॉजी 14, इंडस्ट्रियल 4, राजभाषा 4, और कंपनी सेक्रेटरी के 4। इस तरह से अगर हम देखें तो टोटल जो सीट्स हैं वो है 647 के आसपास की सीटें। ठीक है। यानी कि फ्रेश वैकेंसी इतनी आएगी 647।
अब देख लेते हैं कि जनरल कंडीशंस की क्या क्या कह रहे हैं। तो जो ग्रेजुएशन है वो आपका यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। अगर आपने इंजीनियरिंग डिग्री ले रखी है तो इंजीनियरिंग डिग्री एमटेक जो होना चाहिए वो भी फुल टाइम होना चाहिए। पार्ट टाइम अगर आपने कर रखा है तो आप अप्लाई नहीं करेंगे। अब फिर कह रहे हैं कि फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द एग्रीगेट, देखिए 60% इन्होंने एग्रीगेट मार्क्स का है, ठीक है। जो कई बार ऐसा होता है कि जो हर यूनिवर्सिटीज हैं वो अपना जो है मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन करने का अलग अलग पैटर्न रखती हैं। कोई फर्स्ट सेमेस्टर के 10%, कोई फर्स्ट ईयर के 10% ले लेता है, कोई सेकंड ईयर के 20%, ऐसे कर करके ले लेते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, आपका जो भी टोटल मार्क्स है उसको और आपने जितना लाया है वो आपने कर लेना है। जैसे कि मान लो कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर का मार्क्स है 1000 का, तो आपके 8 सेमेस्टर है तो आपके टोटल मार्क्स हो गए 8000। 8000 में से आपने जितना लाया है उस हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना आप, वो आपका 60% से ऊपर होना चाहिए। आप यूनिवर्सिटी के हिसाब से जो उन्होंने अवार्ड किया होगा उसके हिसाब से नहीं दोगे, आप टोटल एवरेज आउट करोगे, ठीक है। इस केस में ये कह रहे हैं कि आपने राउंडिंग नहीं करना। अगर आपकी 9.99 है तो भी आप एलिजिबल हो, आपके 60% मार्क्स या उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। वही अगर हम कुछ रिलैक्सेशन की बात करें, तो अगर आप जनरल हैं तो आपको 60% चाहिए, अगर लेकिन अगर आप SC ST हैं तो आपको 55% मार्क्स में भी चल जाएगा। आपको 5% का 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स में। तो जनरल वालों को 60, जनरल, OBC और EWS वालों के लिए 60%, और SC ST और पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए 5% का रिलैक्सेशन है यहाँ पे। और इन्होंने कहा है कि इन केस ऑफ CGPA कन्वर्जन परसेंटेज सर्टिफिकेट इशूड बाय यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट शुड बी अटैच्ड विदाउट फेल। ये कहने कि अगर आप मान लो CGPA से परसेंटेज में कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको ये दिखलाना होगा कि आपकी यूनिवर्सिटी ने इसको किस तरह से कैलकुलेट किया है, और उस पे एक उसको अटैच करना होगा, उस पर लिखा होना चाहिए कि आप विदाउट फेल है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, जैसा मैंने पहले ही कहा था कि कंप्यूटर बेस्ड ही टेस्ट होगा। और अगर हम इसकी बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड में जो है वो आपको टेस्ट सीरीज जब आप फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे दिया जाएगा, ये सब की इंटीमेशन आपने बाद में मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि टेस्ट होगा कैसे, ठीक है। देखिए जो टेस्ट है वो बेसिकली पेपर 1 और पेपर 2, 3 घंटे का टेस्ट होगा। द ड्यूरेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी फॉर 3 आवर्स, कंसिस्ट इन वन सिटिंग कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेपर। एक सिटिंग में ही 3 घंटे का पेपर होगा। और पेपर 1 और पेपर 2 जिसमें 100 नंबर के 2 पेपर होंगे। पहले पेपर में पहले पेपर में आएगा जनरल नॉलेज और अवेयरनेस, दूसरे में पहले पेपर में आएगा जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल इंग्लिश, ये होगा पेपर 1 में। और पेपर 2 जो अपना टेक्निकल होता है या जिस भी डिसिप्लिन से हमने भरा है उसके पेपर आएंगे। और ये सारे के सारे MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और जो इच क्वेश्चन विल कैरी वन एंड देयर इज नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे आपने निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप सारे क्वेश्चंस की देखेंगे तो इच क्वेश्चन विल कैरी, मतलब सही क्वेश्चन करने पे आपने 1 नंबर मिलेगा, और अगर आपने गलत किया तो फिर आपको उसकी निगेटिव मार्किंग नहीं है। नो मार्क्स विल बी अवॉइडेड फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन जो है वो बाइलिंगुअल होगा, लेकिन अगर हिंदी में किसी तरह की डिस्क्रिप्शन आती है तो जो इंग्लिश वाला होगा उसे ही वैलिड माना जाएगा। ये एक जनरल क्वालिफाइंग मार्क्स है कि पासिंग मार्क्स बेसिकली बता रहे हैं कि आपके, अगर आप जनरल EW है तो 40 का होना चाहिए, OBC और नॉन क्रीमी लेयर है तो 35 का होना चाहिए, और SC ST और PWD है तो मिनिमम 30 मार्क्स तो होनी चाहिए ईच पेपर में, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि eligible candidates are required to appear in the CBT and is shortlisted in the computer based online test as per the above criteria। ये कह रहे हैं कि उसके बाद आपने अटेम्प्ट करना है, और वैकेंसीज रिमेन, फाइनल मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द मार्क्स obtained इन द। ये कह रहे हैं कि जो फाइनल मेरिट बनेगी इसका मतलब है कि इस जो एग्जाम हो रहा है इसके बाद किसी तरह का कोई इंटरव्यू नहीं होगा इसमें। तो आपने एक बार CBT दिया, CBT में आप शॉर्टलिस्टेड हो गए, इसका मतलब है कि आपका सिलेक्शन हो गया। तो फाइनल मेरिट जो बनेगा विल बेस्ड ऑन द मार्क्स obtained इन द कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट ओनली। ये बहुत बड़ी बात है। दो अच्छी बात है, ये एक तो ये है कि आपका इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और दूसरा ये है कि आपका इस एग्जाम में इंटरव्यू भी नहीं है, ठीक है। तो जो आप आपने टेस्ट दिया, टेस्ट के बेस पे जो आपके मार्क्स आए उस पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो ये बहुत अच्छी बात है इस टेस्ट में। अच्छा, ये एक चीज और कह रहे हैं कि जो कंपनी सेक्रेटरी डिसिप्लिन वाले हैं, अगर मान लीजिए किसी भी कारण से आपका CBT के मार्क्स जो है वो टाई हो गया, तो टाई वाले केस में जो है वो उसको अवार्ड देंगे, मतलब उसको प्रेफरेंस देंगे बेसिकली, जिन्होंने कभी किसी लिस्टेड कंपनी में काम किया होगा, ठीक है। और अगर आप कहीं पे किसी सरकारी कंपनी में काम कर रहे हैं तो ये हो तो आपको उसके लिए NOC लेना पड़ता है, वो आप लगाएंगे उसमें, तभी जाके आप ये फॉर्म भर पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं एप्लीकेशन फी की और एज लिमिट की, ठीक है। तो जो एप्लीकेशन फी है वो 1180 रुपये होगी, किस किस के लिए होगी,
जनरल, ओबीसी, क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए, और ईडब्ल्यूसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। ठीक है। तो ये जो फीस होगी वो होगी 1180 रुपये, 1000 रुपये की फीस होगी और 180 का जीएसटी होगा। वहीं पे अगर हम एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी की बात करें तो उनके लिए ये एग्जाम फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो जो अपर एज लिमिट है वो जनरल कैटेगरी वालों के लिए है, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए है 30 साल। वही अगर हम ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वालों की बात करें तो 3 साल उनको रिलैक्सेशन मिलेगा और एससी एसटी को 5 साल का मिलेगा। ठीक है। तो ये सही, मतलब मान के चलो आपकी जनरल जो इसकी जो अपर एज लिमिट है वो है 30 साल। हालांकि एक चीज और यहाँ ये कह रहे हैं कि देयर विल बी नो एज बार, देयर विल बी नो एज बार फॉर एम्प्लॉय ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड एंड सब्सिडरी। अगर आप कोल इंडिया और इसके किसी भी सब्सिडरीज में काम करते हैं तो इसके लिए आपके पास एज बार नहीं है, बट शर्त ये है कि आप कोल इंडिया और या इसकी सब्सिडरी के रेगुलर एम्प्लॉय होने चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो इस उस केस में आपको ये रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ठीक है। और और देखिए कि अगर आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का 1 अप्रैल के बाद का बना हुआ होना चाहिए। ठीक है। पे स्केल बता रहे हैं 60,000 से लेके 1,80,000 के बीच में इसका इनिशियल बेसिक पे होगा और फिर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते जाएगा। आपने इसको फॉर्म को भरना कैसे है, आप करियर विद सीएल के पेज पे जाएंगे, वहाँ पे जॉब्स लिखा होगा, जॉब्स पे जाके फिर आपने वहाँ पे अपनी सारी की जब आप फॉर्म भरोगे तो इन सारी चीज़ों का काम पड़ेगा, ये आप नोट कर लीजिए। देखिए सबसे पहले फोटो साइन, और फिर मेट्रिकुलेशन की जो सर्टिफिकेट है वो डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ मांगेंगे। फिर मार्कशीट चाहिए आपको ऑल सेमेस्टर्स की, या मतलब अगर आप अपेयरिंग है तो जहाँ तक का है आपके पास वहाँ तक कर देंगे आप। उसके बाद आपने फाइनल या प्रोविजनल डिग्री की भी एक कॉपी लगानी है। ठीक है। और फिर वही वो कह रहे हैं यहाँ पे कैंडिडेट ऑफ फाइनल ईयर वाले जो जहाँ तक है उनको वहां तक कर देंगे आप। और अगर आप सीएस डिसिप्लिन के हैं तो आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगाना है अगर आपने किसी लिस्टेड कंपनी में काम किया है तो। और अगर आप सीजीपीए से परसेंटेज पे कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो सर्टिफिकेट भी आप लगाएंगे। ठीक है। और चलिए, और तो ऐसा कुछ नहीं है, तो मिला जुला के ये जो फॉर्म है ये बहुत ही सही है। इसमें जो अच्छी बात है मेरे को ये लगी कि पहला तो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। दूसरा, इसमें इंटरव्यू भी नहीं है, तो आपने बस सीबीटी के लिए मेहनत करना है। अगर आपने सीबीटी में शॉर्ट लिस्टेड हो गया, फिर सीबीटी में अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं तो फिर आपको कॉल आ जाएगा कोल इंडिया की तरफ से जॉब के लिए। ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।